आज मसल्स की अरेंजमेंट पढ़ेंगे। दो बातें पहले क्लियर कर लें। मसल हमेशा जॉइंट्स पर होंगे और पेयर में होंगे। मसलन ये एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है, तो एक मसल इधर से जुड़ा हुआ होगा, दूसरा मसल यूं नीचे से जुड़ा होगा, और ये दोनों मसल्स या मसल का पेयर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में डिफरेंट टाइम में काम करेंगे। इस अपोजिट डायरेक्शन में डिफरेंट टाइम में काम करने को एंटागोनिस्टिक वे ऑफ वर्किंग कहते हैं। एंटागोनिस्टिक वे ऑफ वर्किंग कहते हैं। इसी को एक और तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं। जिस वक्त एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरा रिलैक्स होगा, जब पहले वाला रिलैक्स होगा तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये बारी बारी लगाएंगे, इस तरह से हड्डियों को हरकत देने की कोशिश करेंगे। इसी बात को और डिस्क्राइब करने से पहले एक छोटी सी बात और आपसे शेयर करते हैं। ये हम पहले भी बता चुके थे कि एक मसल बंडल इस तरह से होता है, इसके दोनों एंड्स नैरो और इन एंड्स को हेड्स कहते हैं। हेड्स में से एक हेड जो हड्डी को हरकत दे उसको ओरिजिन कहते हैं, और दूसरा एंड जो हड्डी को वापस अपनी जगह ले जाने में मदद दे या इमूवेबल बोन के साथ अटैच हो उसको इंसर्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये दो हड्डियां हैं, ये जॉइंट है, एक मसल ये है, दूसरा मसल ये है। जिस वक्त इस मसल का ओरिजिन ये होगा, इंसर्शन ये होगा, इसका ओरिजिन ये है, इंसर्शन ये है। जिस वक्त ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये रिलैक्स होगा, तो हड्डी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ये हड्डी पहले वाली हड्डी इसी तरह से है कि ये हड्डी यूं होगी, तो ये पहला मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर शॉर्ट हो गया है, दूसरा मसल रिलैक्स होकर लंबा होगा। तो जो मसल हड्डी को बेंड करे उसको कहते हैं फ्लेक्सर, और दूसरा मसल जो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हड्डी सीधी हो जाए उसको कहते हैं एक्सटेंसर। ये नाम याद रखना। अब हम आते हैं एक मसल के जोड़े की मिसाल बताने। वो मिसाल हमारे बाजू में भी है, हमारे टांग में भी है। टांग की जो बड़ी हड्डी है इस तरह से, ये फीमर कहलाती है। फीमर के साथ ये टीबिया और फिबुला, ये दो हड्डियां इस तरह से जुड़ी हुई है, और इधर ये पटीला है। पटीला बिल्कुल अलग है। इसमें दो मसल्स हैं, एक ये मसल है। इस मसल की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि आगे जो हेड है दो हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा फीमर के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा हिस्सा एस्टियम के साथ जुड़ा हुआ है, और आगे आकर ये सारे टीबिया और फिबुला के साथ जुड़े हुए हैं। इसको कहते हैं बाइसेप्स फीमोरिस या हैमस्ट्रिंग मसल। दूसरा मसल इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके चार हेड्स हैं आगे, कोई फीमर के साथ, कोई प्यूबिस के साथ जुड़ा हुआ ये बड़ा मसल, और पूरे इसको कवर करके इधर यहां से जुड़ता है फिबुला के साथ। इसका नाम है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। ये भी जरा क्लियर करना। अगर ओरिजिन या इंसर्शन दो हिस्सों में तकसीम हो तो उसको बाइसेप्स कहते हैं, 3 में हो तो ट्राइसेप्स कहते हैं, 4 में हो तो क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। ये हेड्स के नाम। अच्छा, जब हमारी हड्डी ये टांग यहाँ से बेंड होती है तो उस वक्त ऊपर वाली हड्डी हिलती नहीं है, तो इनके ओरिजिन ये है, इंसर्शन ये है। जिस वक्त, अब जरा तवज्जो कर, जिस वक्त बाइसेप्स फीमोरिस कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस रिलैक्स होगा, तो हड्डी क्या हो जाएगी, यहाँ से बेंड हो जाएगी टांग,
और इसी तरह जब हम टांग सीधी करना चाहेंगे तो ये रिलैक्स होगा, ऊपर वाला कंट्रैक्ट होगा, तो हमारी टांग सीधी हो जाएगी। और यही मसल्स का जोड़ा है जो एंटागोनिस्टिक भी है और हमें चलने में भी यही मदद करता है, बैठने उठने में भी यही मदद करता है। तो ये था जी मसल के फंक्शन करने का तरीका। इसी तरह का मसल हमारे बाजू में है। सामने वाले को बाइसेप्स ब्रेकाई कहते हैं, पीछे वाले को ट्राइसेप्स ब्रेकाई कहते हैं। बाइसेप्स ब्रेकाई का ओरिजिन ये शोल्डर बोन है, इंसर्शन ये रिस्ट बोन है जिसको टिबिया फिबुला कहते हैं। जिस वक्त ये कॉन्टैक्ट होता है तो हाथ मुड़ जाता है, उस वक्त पीछे जो ट्राइसेप्स है वो रिलैक्स होता है। इसी तरह लिहाजा ये मसल क्या कहलाएगा, फ्लेक्सर मसल कहलाएगा। इसी तरह जब पीछे वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आगे वाला रिलैक्स हो जाएगा और हमारा हाथ सीधा हो जाएगा। तो इसलिए पीछे वाले ट्राइसेप्स को हम क्या कहेंगे, एक्सटेंसर कहेंगे। ये मसल इस तरह से हमेशा जोड़ों में हरकत कर अरेंज्ड होते हैं। लेकिन एक और बात याद रखें, जिन जॉइंट्स पर मल्टी डायरेक्शनल हरकत होगी वहाँ मसल के जोड़े भी ज़्यादा होंगे। तो जहाँ 2 डायरेक्शनल मूवमेंट होगी वहाँ मसल का एक ही जोड़ा काफ़ी है। जहाँ मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होगी वहाँ मसल्स के जोड़े भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो 5-6 जोड़े भी हो सकते हैं एक जॉइंट पर। ये था जी मसल्स का हिसाब किताब। अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है मसल डिसऑर्डर्स। हमारे मसल्स में भी खराबियां पैदा हो सकती हैं। इनमें से एक है फटीग। ये स्केलेटल मसल्स का मसला है, मसल का थक जाना। ये सब जानते हैं कि जब हम कोई मसल ज़्यादा इस्तेमाल करें थोड़ी देर के बाद उसमें थकन हो जाती है। थकन को हम डिफाइन करेंगे द स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल इनएक्टिविटी ऑफ अ मसल, यानी किसी मसल की वो हालत जब वो फंक्शन करने की पोजीशन में ना हो। फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी का मतलब क्या है कि वो फंक्शन नहीं कर पा रहा, मसल तो ठीक है, इस कैफियत को मसल फटीग कहते हैं। तो ये फटीग क्यों होता है, इसकी पहली वजह है ओवर यूज। ये गुंजाइश से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है और ये एक तरह की वार्निंग भी है कि अगर आपने मज़ीद इस्तेमाल किया तो ये मसल टूट सकता है। तो इसलिए जब थक जाए मसल तो काम छोड़ देना चाहिए। दूसरी वजह ये हुई है कि लेक ऑफ एटीपी, एनर्जी कम हो रही है। एनर्जी कम होने की वजह से क्या होगा, जो ब्रिजेस थे वो तोड़े नहीं जाएंगे तो मसल तो अकड़ जाएगा। लेकिन इससे भी खतरनाक या ज़्यादा तकलीफ की बात है एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड अचानक कहाँ से आया, क्योंकि मसल्स शदीद एनर्जी के बहरान की सूरत में एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। लिहाजा जो लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा तो मसल्स की पीएच गिर जाएगी, मोर एसिडिक हो जाएगा, यही दर्द का सबब बनता है। इसका मतलब अगर लैक्टिक एसिड ना होता तो मसल थक तो जाते लेकिन पेनफुल नहीं होते। जब ज़्यादा पेनफुल हो तो समझ लो कि यहाँ लैक्टिक एसिड जमा हो चुका है। तो अब रेस्ट करेंगे तो सबसे पहले इस लैक्टिक एसिड को ठिकाने लगा दिया जाएगा। इस लैक्टिक एसिड को वापस ग्लूकोज में भी कन्वर्ट किया जा सकता है या इसको मज़ीद तोड़कर जो थोड़ी बहुत एनर्जी वो निकाल के जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो मसल्स का दर्द ठीक हो जाएगा। तो रेस्ट देने से ये मसला बाहर हो। दूसरा है क्रैम्प, इसको स्पाज्म भी कहते हैं, इनवॉलंटरी स्पाज्म, यानी मसल अचानक अकड़ के टाउटिंग हो जाता है। टाउटिंग या टाउटिंग कहते हैं, बाहर मेरे जहन में इसको सही लफ्ज़ नहीं आ रहा है। मसल बिल्कुल अकड़ जाता है कंट्रैक्टेड हालत में, उसी हालत में चंद सेकंड से लेकर कई घंटों तक हो सकता है। अकड़ा हुआ ये मसल बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और ऐसा क्यों होता है, ये आमतौर पर रात के वक्त होता है, जब दिन को इंसान ने कोई लंबी वॉक की हो, ट्रैकिंग हाइकिंग किया हो या कोई गेम खेला हो, कोई दौड़ लगाई हो, तो उसकी वजह से ये हो जाता है क्रैम्प। और इसमें सबसे पहले लेक ऑफ ग्लूकोज की कमी हो जाती है या लेवल ऑफ ग्लूकोज ड्रॉप हो जाता है। डिहाइड्रेशन हो सकती है, पानी ज़्यादा ज़ाया हुआ है, इसीलिए जो
खिलाड़ी हजरात हैं या एथलीट्स हैं, वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान पानी पीते रहते हैं ताकि ये कमी ना हो। इसी तरह लेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकता है, लेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स नेगेटिव पॉजिटिव आयंस के बैलेंस को कहा जाता है, इसके कमी की वजह से भी हो सकता है। तो ये बहाली ज़रूरी है। बहाली के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले तो इनटेक किया जाए इनका, ग्लूकोज, पानी या जूस वगैरह पीकर, या जो इसको क्या कहते हैं ORS, इसके ज़रिए इस इलेक्ट्रोलाइट के लॉस को बहाल किया जाए थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद इसको गर्म करके नरम रखा जाए तो ये ठीक हो सकता है, वरना ये बहुत तकलीफें है, पूरा मसल पलट हो जाता है करंट में। तीसरा है टेटनी। टेटनी एक ऐसी कैफियत है जिसमें मसल्स कन्वुल्जन का शिकार हो जाता है। कन्वुल्जन का मतलब यह है कि एक मसल उलट जाता है, कंट्रैक्टेड है और उलट पुलट हो जाता है। ये असल में एक और बीमारी है, आपने सुना होगा, टेटनस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है टेटनस। पहले उसका हाल बताता हूँ, फिर ये टेटनी की तरफ। जब वो बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं तो मसल्स अकड़ के बिला वजह अकड़ते हैं, जिससे हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं और अमूमन ये लॉक जा हो जाता है। पहले ये जबड़े के दांत बिल्कुल, जबड़े के मसल कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जबड़े बंद हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ ट्रेकियल स्पाज्म होता है, यहाँ पर भी ऐसा लगता है किसी ने गला दबाया, मौत हो जाती है। ये टेटनी उस इन्फेक्शन की वजह से नहीं है, ये भी गैर मामूली हद तक फिजिकल एक्टिविटी की गई है, पानी कम हुआ है, ग्लूकोज का लेवल कम हुआ है, या मसल्स में कोई पहले से खराबी हुई है, उन कमज़ोर मसल से ज़्यादा काम लिया गया है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्टेड हालत में आ जाता है और सीधे नहीं होता। और अगर इसको ये इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन समझो आप इसको, हमारे हालांकि ये स्केलेटल मसल वॉलंटरी हैं, लेकिन बीच में मखसूस हालात की वजह से इनवॉलंटरीली कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और अगर इसको फ़ौरन डील न किया गया तो इससे मौत वाक़ हो सकती है। ख़ास तौर पर जब ये गले के मसल्स अकड़ जाए ना, तो इसमें ऐसा लगता है किसी ने गला दबाया, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, फिर मौत हो जाती है। ये टेटनी है। तो इनसे बचने के लिए भी सबसे पहले तो हमारे जिस्म में जो इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बेहतर होना चाहिए, पानी का बैलेंस बेहतर हो जाना चाहिए, शुगर लेवल नॉर्मल होना चाहिए, फिर ये नहीं होगा। वरना अगर ऐसा हो सकता है ना कि कहीं किसी मुहिम पे है और खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, तो ऐसी सूरत में ये हो सकता है।